गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अगला एक टॉपिक अपने पास रहता है इस सेशन में, इंपॉर्टेंट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का महत्व। अब महत्व में पहला पॉइंट आता है बेटा, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है बेटा? ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा के द्वारा सभी जीव अपनी जैविक क्रियाएं क्या करते हैं बेटा? पूरी करते हैं। दूसरा महत्व है श्वसन की प्रक्रिया द्वारा संचय की गई स्थितिज ऊर्जा को किस बेटा? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट या कार्यशील ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तीसरा, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है बेटा? CO2 गैस उत्पन्न होती है। ये CO2 कहां छोड़ी जाती है? वायुमंडल में, और वायुमंडल में श्वसन की प्रक्रिया द्वारा मुक्त हुई CO2 द्वारा CO2 संतुलन बनाया जाता है। चौथी प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान अनेक मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं। इन मध्यवर्ती उत्पाद से अन्य जैविक पदार्थों क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे क्रेब साइकिल्स के उत्पाद में, मध्यवर्ती उत्पाद में अल्फा ग्लूटेरिक अम्ल आता है, तो उससे किसका निर्माण होता है बेटा? विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण होता है। या GPGL से ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो मध्यवर्ती कंपाउंड बनते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों क्या होता है बेटा? निर्माण। ये एक छोटा सा टॉपिक था श्वसन का महत्व। इस लेसन का लास्ट टॉपिक शुरू होता है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। अब श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों को पहले तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? प्रकाश संश्लेषण की भांति दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले अपन पढ़ते हैं बेटा कौन सा? बाह्य कारक, और दूसरा बेटा कौन सा? आंतरिक कारक। बाह्य कारक में सबसे पहले अपन लेते हैं टेम्परेचर। 5 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर श्वसन की दर क्या होती है बेटा? अधिकतम। 5 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर श्वसन की दर क्या होती है? अधिकतम। इस टेम्परेचर की रेंज पर यदि अपन कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो Q10 का मान कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अर्थात श्वसन गुणांक का मान कितना हो जाता है बेटा? 2। अर्थात श्वसन की जो दर है वो क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। अब मान लो किसी जीव को जिस आवास में सर्वाइवल कर रहा है वहां कितना डिग्री टेम्परेचर है बेटा? 10 डिग्री। अब वहां बढ़ाकर अपन ने कितना कर दिया बेटा? 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 10 डिग्री टेम्परेचर को अपन ने इस रेंज में क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो श्वसन की दर क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है, जिससे श्वसन गुणांक Q10 कितना हो जाता है बेटा? यथार्थ गुणांक कितना हो जाता है? 2 का अर्थ हो गई श्वसन की दर क्या हो गई? अब जैसे जैसे 35 डिग्री से टेम्परेचर क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है, तो श्वसन की दर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है।
35 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर बढ़ने पर श्वसन की दर में क्या आती है? कमी आ जाती है। कमी क्यों आ जाती है, उसका कारण क्या है? श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो एंजाइम है, उन एंजाइम का तापीय विकृतीकरण हो जाता है। तापीय विकृतीकरण का अर्थ है बेटा ताप की उपस्थिति में किसी पदार्थ का अपने निर्माणकारी अवयवों में क्या होना? टूटना, तापीय विकृतीकरण कहलाता है। अब 35 डिग्री से अधिक टेम्परेचर जब मिलता है तो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो एंजाइम है, वो एंजाइम एमिनो एसिड में टूटना शुरू हो जाते हैं, और एंजाइम एमिनो एसिड में टूटना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब एंजाइम की कमी होती है, और एंजाइम की कमी होने के कारण श्वसन की दर में क्या आ जाती है? कम। या दूसरी तरफ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर भी, कम तापमान पर भी श्वसन की दर में क्या आ जाती है बेटा? कमी आ जाती है। कमी आने का कारण क्या हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स क्या नहीं हो पाते हैं? सक्रिय नहीं हो पाते हैं, और सक्रिय नहीं हो पाने के कारण श्वसन की दर में क्या आ जाती है? कमी। अब विभिन्न प्रकार के फ्रूट या वेजिटेबल, सब्जी व फल, जिनको अपन किस में स्टोर करते हैं बेटा? कोल्ड स्टोर में स्टोर करते हैं या फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में रखने पर क्या होगा? 2 या 3 दिन तक क्या नहीं होते हैं? खराब नहीं होते, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, 0 डिग्री या 0 से कम होता है। तो उस टेम्परेचर पर क्या होता है बेटा? जो फल है उनके एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, और एंजाइम निष्क्रिय होने के कारण उनमें खाद्य पदार्थों का, उनमें स्टोर किए गए जो खाद्य पदार्थ है या स्टार्च है, उसका क्या नहीं होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता है, और ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। कोई चीज या फ्रूट सब्जी कब खराब होती है? जब उसके अंदर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है। ऑक्सीकरण शुरू होते ही वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज हो जाने के कारण वो फ्रूट खाने योग्य नहीं रहता। अब बाहर अगर अपन फ्रूट को रखते हैं तो 2 कंडीशन होती है। एक तो फ्रूट क्या हो जाता है बेटा? गल जाता है। गलने का कारण तो क्या है? उसके अंदर जीवाणु वगैरह पैदा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं? उसका किण्वन कर देते हैं संचय के स्टार्च का, जिसके कारण वो खराब हो जाता है। और दूसरी तरफ फ्रीज के अंदर रखा हुआ गलेगा नहीं, लेकिन वो गलेगा नहीं। उसका कारण क्या है? और साथ में उसमें जो कार्बोहाइड्रेट वो भी क्या रहेगा बेटा? स्टोर रहेगा, क्योंकि उसका क्या नहीं होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब ऑक्सीकरण टेम्परेचर कम होने के कारण फ्रीज में रखे हुए फ्रूट का श्वसन दर कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय रहते हैं, और श्वसन दर कम होने के कारण वो लंबे तक समय तक क्या रह सकते हैं? सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा कारण है, कारक प्रभावित करने वाले कारक में आता है बेटा टेम्परेचर के पश्चात ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कौन से श्वसन में? केवल कौन से श्वसन से संबंधित है बेटा? ऑक्सी श्वसन से ही संबंधित है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो श्वसन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन की क्या होना शुरू हो जाती है बेटा? कमी होना शुरू हो जाती है, तब उस जीव के अंदर दोनों प्रकार के श्वसन शुरू होते हैं, ऑक्सी श्वसन भी और अनऑक्सी श्वसन। जैसे अपन तेज रनिंग करते हैं तो अपनी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण कौन सा श्वसन शुरू हो जाता है? मांसपेशियों में अनऑक्सी श्वसन। और अनऑक्सी श्वसन शुरू होने के कारण क्या बनता है बेटा? एपोऑक्सीकरण, लैक्टिक एसिड, और उसके कारण पैन होना शुरू हो जाता है। और ऑक्सीजन की बिल्कुल क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है, नगण्य हो जाता है। तो उस कंडीशन में जीव के अंदर कौन सा श्वसन शुरू हो जाता है बेटा? अनऑक्सी श्वसन शुरू। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है जल। अब यदि आप सब जानते हैं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो श्वसन की बात कर रहे हैं वो किसके संदर्भ में कर रहे हैं बेटा? मूल रूप से अभी अपन पादपों के संदर्भ में कर रहे हैं। अब पादपों का जीव द्रव्य का 90% भाग किसका बना होता है? जल का। इसके अलावा पौधों के अंदर
एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य भी किसके द्वारा कहता है? जल के द्वारा। तीसरा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक भाग से दूसरे भाग तक भी किसकी सहायता से होता है? जल की सहायता से। चौथा, जो O2 एंड CO2 है पादप के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण भी किसकी सहायता से होता है? जल। अब यदि जल पर्याप्त मात्रा में पादप को मिलता है तो उस कंडीशन में शोषण में भाग लेने वाले एंजाइम भी सक्रिय हो जाते हैं, खाद्य पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरण हो जाता है और गैसों का भी स्थानांतरण हो जाता है, तो उसके कारण शोषण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यदि जल की कमी होती है तो एंजाइम सक्रिय नहीं होते हैं, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, गैसों का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, तो उसके कारण शोषण की दर क्या हो जाती है? बड़ा कम हो जाती है। अब ड्राई फ्रूट आप सबने नाम सुना है। ड्राई फ्रूट को अपन लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट में क्या नहीं होता बेटा? जल या उनके जीवद्रव्य में जल की मात्रा बहुत कम होती है या नगण्य के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में जल की मात्रा ड्राई फ्रूट में कम होने के कारण शोषण से संबंधित जो एंजाइम है वो सक्रिय नहीं हो पाते हैं। एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाने के कारण ड्राई फ्रूट में स्टोर किया गया जो स्टार्च है या अन्य जो पदार्थ शोषण किया जाता है, प्रोटीन है, लिपिड है, उनका क्या नहीं हो पाता होगा? ऑक्सीकरण नहीं होता है। और ऑक्सीकरण जितने समय तक नहीं होगा वो भाग उतने ही समय तक क्या रह सकता है? संरक्षित। अब ड्राई फ्रूट में को लंबे समय तक स्टोर क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उनमें जल की कमी होने के कारण एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते हैं। एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाने के कारण खाद्य पदार्थों क्या नहीं होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता है, और ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण वो लंबे समय तक क्या रह जाते हैं? सुरक्षित। चौथा पार्ट है प्रकाश। अब प्रकाश डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से शोषण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, जबकि किस रूप से बेटा? अप्रत्यक्ष रूप से शोषण की प्रक्रिया क्या करता है? प्रभावित करता है। अब जैसे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश है तो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में खाद्य पदार्थों का उत्पादन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसके कारण शोषण दर क्या होगी? दूसरा, प्रकाश उपस्थित होगा तो क्या बढ़ेगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो शोषण की दर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। शोषण की दर में क्या हो जाती है? वृद्धि। तीसरी कंडीशन, यदि प्रकाश की मात्रा बहुत कम है तो स्ट्रोमेटा क्या नहीं हो पाते बेटा? ओपन नहीं हो पाते हैं। स्ट्रोमेटा ओपन नहीं होंगे तो गैसों क्या नहीं होगा? आदान प्रदान नहीं होगा, तो शोषण की दर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो पर्याप्त टेम्परेचर प्रेजेंट होने के कारण, प्रकाश उपस्थित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में बढ़ोतरी होती है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है और स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में प्रकाश शोषण की दर में क्या हो जाती है? वृद्धि। और यदि प्रकाश कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर में भी क्या आएगी? कमी आएगी, स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में शोषण की दर में क्या आ जाती है? कमी। टेम्परेचर के प्रकाश की लाइट के पश्चात 500 को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक आ जाता है बेटा? कौन सा? CO2। अब यदि CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो उस कंडीशन में स्ट्रोमेटा क्या हो जाएंगे बेटा? क्लोज हो जाएंगे। स्ट्रोमेटा खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं, उसमें CO2 क्या योगदान है वो पीछे वाले लेसनों में अपन पढ़ेंगे। अब CO2 की सांद्रता बढ़ने पर स्ट्रोमेटा क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और बंद होने के कारण गैसों के आदान प्रदान अवरुद्ध हो जाता है। गैसों के आदान प्रदान अवरुद्ध होने के कारण शोषण की दर में क्या होगी बेटा? कमी, अर्थात प्लांट ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाने के कारण क्या हो जाएगा बेटा? शोषण दर में क्या आ जाएगी? ये तो हो गए शोषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। दूसरा है बेटा आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में सबसे पहला आता है प्रोटोप्लाज्म, जीवतंत्र। अब आप सब जानते हो बेटा कि पादपों में पाई जाने वाली विभजोतक जो सेल्स या कोशिकाएं हैं, इनमें अधिक मात्रा के साथ साथ अधिक सक्रिय जीवद्रव्य पाया जाता है। अब विभजोतक सेल में
जीवद्रव्य अधिक मात्रा में पाता है और अधिक मात्रा में सक्रिय पाता है, क्योंकि इन कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने के कारण इनका जीवद्रव्य क्या होता रहता है बेटा, सक्रिय होता रहता है। जिन कोशिकाओं में जीवद्रव्य अधिक है और जीवद्रव्य अधिक सक्रिय है, उन कोशिकाओं में शोषण की दर क्या होती है बेटा, अधिक होती है। और जिन कोशिकाओं में जीवद्रव्य की मात्रा कम और जीवद्रव्य लंबे समय तक उसमें विभाजन नहीं हुआ है तो वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, तो उसके कारण उसमें शोषण दर में क्या रहती है, कम। जैसे पादप के पुराने भाग है उसमें शोषण की दर क्या होती है बेटा, कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि उसका जीवद्रव्य क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। ये पहला आंतरिक। दूसरा प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक में अपन सम्मिलित करते हैं बेटा किसको, क्रियाधार। अब क्रियाधार कौन सी अवस्था में है, उससे भी शोषण की दर क्या होती है बेटा, प्रभावित। अब दो कंडीशन है आपके पास, यदि क्रियाधार के रूप में आपके पास स्टार्च, लिपिड और दूसरी कंडीशन में आपके पास फैटी एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फ्रुक्टोज जैसे शोषण क्रियाधार। यदि क्रियाधार के रूप में स्टार्च, लिपिड पाता है तो पहले उसका पाचन होगा, इनको सरल स्वरूप में बदला जाएगा, अर्थात स्टार्च को फ्रुक्टोज या ग्लूकोज में बदला जाएगा, लिपिड को किसमें, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदला जाएगा। तो अब यदि स्टार्च और लिपिड आपके पास शोषण क्रियाधार के रूप में है तो शोषण की दर में क्या हो जाएगा बड़ा, विलंब हो जाएगा, अर्थात शोषण की दर शुरू होने में समय अधिक लगेगा, क्योंकि पहले इनका क्या होगा बेटा, पाचन होगा, इनको सरल स्वरूप में क्या किया जाएगा, रूपांतरण किया जाएगा। और दूसरी तरफ यदि शोषण क्रियाधार के रूप में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फैटी एसिड है तो अविलंब शोषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन दे सकते हैं बेटा, दो कंडीशन है, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक अस्वस्थ या रोगी। अब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भोजन के रूप में क्या देता है बेटा, चपाती या आलू या चावल दिए जाते हैं, जबकि रोगी है उसको बेटा क्या देता है, डायरेक्टली ग्लूकोज दिया जाता है। उसका कारण क्या है, यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें चपाती, आलू, चावल उसको अगर अपन देंगे तो आराम से उसमें शरीर में पहले उसका पाचन हो जाएगा और फिर उसमें शोषण की प्रक्रिया चालू होगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से उसके शरीर के अंदर क्या है, ऊर्जा की कमी नहीं। अब दूसरी तरफ यदि रोगी है तो उसके शरीर में ऊर्जा की पहले से क्या बेटा, कमी है। अब यदि उसको चावल, चपाती, आलू दे रहते हैं तो उस कंडीशन में पहले उसका पाचन होगा, फिर उसमें शोषण की क्रिया होगी, अर्थात शोषण की क्रिया में विलंब होगा, तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी और ऊर्जा नहीं मिलने के कारण वो रिकवर नहीं होगी। इसीलिए रोगी व्यक्ति को डायरेक्टली क्या देता है हॉस्पिटल के अंदर ग्लूकोज, अपन कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाया गया है। ग्लूकोज चढ़ाने के पीछे कारण क्या है कि उसमें अविलंब शोषण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए उसको क्या देता है, ग्लूकोज। ये हो गया क्रियाधार। तीसरा है बेटा, पादपों के अंदर जो नए अंग है या चोटग्रस्त अंग है, उन अंगों में शोषण की दर क्या होती है, अधिक होती है, जबकि पुराने अंगों में शोषण की दर में क्या हो जाती है, कमी। वो जीवद्रव्य सक्रिय और निष्क्रिय होने के कारण। इसके साथ ही ये लेसन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। प्रकाश संश्लेषण वाला लेसन और शोषण वाले दो लेसन अपन ने जो किए, 9 तारीख को आपका बायोलॉजी को क्या है बेटा, टेस्ट। 9 बजे मैं आपके पास पेपर अपलोड कर दूंगा और आपको उसी दिन मुझे आंसर की। थैंक्स बेटा।